नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2। मैं अजय कुमार झा। जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा आग्रह है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं कि इंडिया के पॉलिटिक्स के विषय में मैं कहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरा एक नज़रिया है, आप इसे भी सुने और अगर इत्तेफाक रखते हैं तो अच्छी बात है, अपनी बात कहें। अगर इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो भी अपनी बात कहें। अभी जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उस पर थोड़ी बात मैं करना चाहता हूँ। असेंबली इलेक्शंस में तो साफ दिख ही रहा है कि भाजपा ने ज़बरदस्त जीत हासिल की है। सही है कि जहां कांग्रेस की कहीं एक सरकार तेलंगाना में अब तक थी नहीं और वो ज़बरदस्त अब विक्ट्री के साथ वो वहाँ उसकी सरकार बनी है, इसलिए उसे भी बिल्कुल हम दरकिनार नहीं कर सकते, यह भी सच है। परंतु इस पर चर्चा कम हो रही है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब अपना अपना नज़रिया है, कुछ लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। परंतु क्या मोदी जी रिपीट करने वाले हैं 2024 में? ज़्यादातर लोग अब यह मानने लगे हैं कि भारत के मध्य भाग में जो कुछ राज्य हैं उसमें मोदी जी की पकड़ पहले से तो मजबूत थी ही, और अब यह और बिल्कुल प्रखर होकर के दिखने लगी है। जहां वो बिल्कुल नकार दिए गए थे, सच पूछिए तो राजस्थान में भी वो माना जाने लगा था कि भाजपा के लिए शायद कठिन हो जाए। मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति बन रही थी और छत्तीसगढ़ की तो बात ही नहीं थी। वहाँ तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था, न मीडिया वालों को, न एनालिस्टों को, न किसी और को, पता नहीं। और इसके बावजूद भी जिस तरह से वहाँ भाजपा आई है वह भी अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। सामान्यतः लोग मान रहे थे कि ये ओबीसी फैक्टर, जिसको इंडिया गठबंधन जिसे बहुत लोग कहते हैं, INDIA भी कहा जाता है, उसने जो कुछ गंभीर प्रश्न लोगों के सामने खड़े कर दिए थे इलेक्टोरेट के सामने कि भाई जातीय जनगणना होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि क्या यह इलेक्शन इसी पर एक वर्डिक्ट था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर जनता सहमत है या नहीं। मैं इसको अपना आधार बनाना चाहता हूँ आज के अपने डिस्कोर्स में या अपने जो एनालिसिस है उसमें। वो ये कि जातीय जनगणना, इसका आधार क्या है, बेसिक आधार क्या है, आखिर लोग क्यों कहते रहे। पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, जो सत्ता में नहीं है परंतु इंडी गठबंधन के साथ है, उसका यह मानना कि जातीय जनगणना सारे विकास का एक तरह से फ्लैग बियरर कैंपेन प्रेमाइस होगा। क्यों होगा भाई, यह मुझे आज तक नहीं समझ में आया। अगर यह पता चल भी जाता है, हालांकि इसमें पता चलना क्या था, यह तो सबों को मालूम है कि बाय एंड लार्ज ओबीसी की संख्या देश में ज़्यादा है। अगर 1931 की जनगणना से भी अगर इसको जोड़ें और देखें, उसको एनालाइज करने की चेष्टा करें, तो ऑब्वियस था ओबीसी की जनगणना, ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो हमारे भाई हैं, उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। यह तो ऑलरेडी इस पर चर्चाएं होती रही हैं। नया क्या मिला बिहार में? जब इसकी जनगणना हुई तो नया तो ऐसा कुछ खास नहीं मिला, जो अपने आप में बहुत ही रिवीलिंग था। रिवीलिंग यही हुआ कि अपर कास्ट में भी लोग गरीब हैं। उल्टा यही हुआ। जैसा कि लोग मानते थे अपर कास्ट मीन्स गरीबी से कोई खास वास्ता नहीं, हालांकि वो बिल्कुल एक क्लियर एनालिसिस यह भी नहीं था, क्योंकि
ऐसे लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से गरीब रहे हैं और जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके रिजर्वेशन ऑलरेडी पिछली बार मोदी सरकार ने दे ही दिया था। लेकिन यह बात भी स्पेसिफिक तरीके से सामने आ ही गई कि वहाँ भी गरीबी है। लेकिन चलिए, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जो पार्टियाँ, कांग्रेस ऑफ ऑल द पार्टीज़, कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी के रूप में रही, वह भी इस बात को तवज्जो देती रही। अच्छा, अगर ये आ ही जाता है हर एक राज्य में तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा ना कि ये लोग गरीब हैं, ये लोग जो पिछड़ी जातियाँ हैं, शेड्यूल का, और ये ऑब्वियस है हैं। तो आप क्या, अभी ये क्या आपको नहीं पता था? पहला प्रश्न तो मेरा यह है, क्या यह लोगों को पता नहीं था कि वो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है? तो अब तक सरकारों ने क्या किया? या फिर अगर आज पता लग जाएगा तो कल होकर के ये क्या नया ऐसा कर देंगे? रिजर्वेशन यही करेंगे ना, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशंस। तो क्या सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशंस इतना, क्या वही अपने आप में सब कुछ कर देगा? क्या इतनी सरकारी नौकरियां हैं कि जितनी आबादी सभी लोगों की यहाँ है, सभी वर्ग समूह की, क्या उन्हें हम सरकारी नौकरियों में ले लेंगे और यह उन्हें हम कर देंगे? आखिर क्या कहना था? और इसे जनता समझ रही थी, ये नहीं समझ रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज वाले ऐसा नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस जुमले में, इस कंटेंशन में और इस डिबेट में लोग उनकी बातों में आ जाएंगे। ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा दिख भी नहीं रहा है। और उस पर सबसे बड़ी बात यह हो गई कि भाजपा ने, जो बराबर कहती रही है कि वो जातियों में विश्वास नहीं करती है, परंतु उन्होंने बीजेपी ने पिछले दरवाजे से आकर यह बता दिया कि वह भी करती है, और उसने भी जातियों के समीकरण को ध्यान में रखते हुए सोशल इंजीनियरिंग कर डाला। 3 राज्यों में 3 अलग अलग कैटेगरी के लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया। एक जगह शेड्यूल ट्राइब, एक जगह ब्राह्मण, और एक जगह ओबीसी। तो हुआ ना। अब ये साफ साफ बता रहा है कि तैयारी बड़ी करनी है, परंतु छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देते हुए करनी है। यह भाजपा ने दिखलाया। यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उनके सामने कई यक्ष प्रश्न खड़े हो गए हैं। क्या ये जो प्लैंक लेकर के लोग चलना चाह रहे हैं कि ओबीसी का, तो ओबीसी या जातियों के जनगणना का, तो जितने भी बेनिफिशियरीज हैं या जितने भी इस तरह के जो क्लास जिन्हें मोदी सरकार लाभार्थी के श्रेणी में रख करके उन्हें उनके जीवन यापन में वृद्धि करने के लिए, उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, उनके आम स्थिति में सुधार लाने के लिए जितने काम वह कर रही है, क्या वो डेवलपमेंट के हिस्से नहीं आता? क्या वह ओबीसी को एम्फेसाइज करने के मुद्दे को ध्यान में नहीं रखता? वह सारी चीज़ें वह रखते हुए चल रहा है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा अब अपोजिशन पार्टियों को है। और उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हुई है कि जो ओबीसी कैटेगरी में एक बड़ा ग्रुप है, वो जादुओं का ग्रुप है। बिहार में है, उनकी संख्या अच्छी खासी संख्या है, यूपी में है, और वहाँ से अब तक यह माना जाता रहा था कि ये ऑलमोस्ट नहीं, पूरी तरह से अपोजिशन खेमे के साथ हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, परंतु बातें कुछ इसी तरह से रखी जाती रही थी। लेकिन जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश में जो चयन हुआ है और जिस मुख्यमंत्री महोदय ने जो वहाँ चार्ज लिया है, वो उसी समूह से आते हैं, तो इसने एक बहुत बड़ा मैसेज मध्य प्रदेश के लिए तो जो दिया है वह दिया ही है। उससे बड़ा संदेश यह यूपी के लिए है और बिहार के लिए है, जहाँ इनका वर्चस्व है अच्छी तरह से, जहाँ इनकी पकड़ भी है अपोजिशन पॉलिटिक्स
के नज़रिए से अगर आप देखें तो वहाँ तो एक बहुत सीरियस चैलेंज इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। यह भी एक बात है। ब्राह्मण समूह जो माना जाता रहा है कि बीजेपी का साथ देता रहा था, परंतु हाल के समय में पिछले चुनाव को अगर आप देखें और खास करके यूपी में जो चुनाव हुआ उसमें जिस तरह से चीज़ें उठाई गईं और यह बताया गया कि ब्राह्मण समूह जो है ब्राह्मणों के साथ भाजपा एक तरह से निगेटिव रूप से आगे बढ़ रही है, उन्हें उनके साथ होते हुए भी उनका साथ दे नहीं रही है, उन्हें उस तरह का कोई महत्व मिल नहीं रहा है, उसे भी एक काट अभी मोदी जी ने दे दिया है राजस्थान में। और जहाँ तक शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का सवाल है, एसटी कम्युनिटी का सवाल है, यह तो मोदी गवर्नमेंट देती ही रही है। राष्ट्रपति के पद पर जो सरकार भाजपा ने जिस तरह से मैडम मुर्मू को वहाँ बिठाया और उसके बाद अब जब छत्तीसगढ़ में वहाँ एसटी कम्युनिटी से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो यह भी मैसेज बिल्कुल साफ है कि डेवलपमेंट हमारे साथ है, नेशन का प्राइड हमारे साथ है और जो पिछड़े लोग हैं उनका समूह भी हमारे साथ है, क्योंकि हम कर भी उनके लिए रहे हैं और बता भी उनके लिए रहे हैं उन सभी लोगों को जो उनके ही नाम पर अपनी बात आगे बढ़ बढ़ कर करना चाहते हैं। और इससे सबसे बड़ा मैसेज तो जो रीजनल पार्टीज़ को दिया गया है वह तो दिया गया ही है, परंतु कांग्रेस को ज़बरदस्त मैसेज दिया गया है और कांग्रेस के लिए अब स्थिति ज़्यादा गंभीर होने वाली है, मुझे तो यही लग रहा है। और जहाँ तक रीजनल पार्टीज़ का सवाल है और हम देश के दक्षिणी हिस्से का सवाल है, वहाँ भी जो पेनिट्रेशन हो रहा है भाजपा का और भाजपा के साथ जो एसोसिएटेड पार्टियां हैं उनकी, खास करके भाजपा की, वो भी एक मैसेज दे रहा है कि भले ही उनकी संख्या वहाँ कम आए, परसेंटेज ऑफ वोट्स वहाँ भी उनके बढ़ने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वोट्स से मोदी जी को कोई खास फ़ायदा नहीं होगा अनलेस कि वहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ें, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ेंगे। जब मोदी जी के लिए वोट होगा तो लोग वोट देने आएंगे। ऐसा पिछले इलेक्शन में भी हुआ, 2019 में भी हुआ, जहां उनकी सरकारें नहीं थी असेंबली के स्तर पर, वहां भी वो अच्छी सीट लेकर के आए हैं। और वो तब आए 2019 में जब एक अच्छा खासा ओबीसी ग्रुप उनके साथ उस तरह से नहीं माना जाता था। बेनिफिशियरी ग्रुप, लाभार्थी ग्रुप उतना लाभान्वित नहीं हुआ था, अब तो काफ़ी कुछ लाभान्वित भी हो चुका है। आगे की कई योजनाएं सामने रखी हुई हैं और ऐसे लोग जो माने जाते थे कि भाजपा के साथ जुड़े ही नहीं हैं, जैसे अगर यादव कम्युनिटी की बात करें और इवन मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरह से एक एग्रेसिव वोटिंग भाजपा के खिलाफ हुआ करता था, उसे तो बिल्कुल ही कुंठित कर दिया है मोदी जी ने। भाजपा पार्टी की अगर हम बात करें तो उसने तो उसकी भी संभावना मुझे कम लग रही है। नॉर्दर्न हिस्सा, मध्य हिस्सा, ईस्टर्न में अगर हम आसाम की बात करें और आसाम के साथ साथ और भी जो 7 सिस्टर्स हैं उसकी बात करें, वहाँ जिस तरह से पेनिट्रेशन बढ़ा है वह भी बता रहा है कि उधर भी सीट आने वाले हैं, पहले भी आए हैं, इस दफ़ा और भी ज़्यादा आने वाले हैं। हेमंत विश्व शर्मा वहाँ फ्लैग बियरर हैं और वो काफ़ी बुद्धिमानी से वहाँ आगे बढ़ भी रहे हैं। ईस्टर्न साइड की बात करें तो हम देख ही रहे हैं कि गुजरात हो, राजस्थान हो, और अब तो बहुत संभावना है कि जम्मू कश्मीर में भी जब भी कुछ होगा तो भाजपा की सीटें वहाँ भी आएंगी, हिमाचल में भी आएंगी। हिमाचल में असेंबली इलेक्शन के लिए जो कुछ भी हुआ वह हुआ, परंतु मोदी जी के लिए असेंबली इलेक्शन में हिमाचल से भी सीटें मिलेगी और उत्तराखंड की तो बात ही नहीं है, वहाँ तो उनकी सरकार भी है। और यूपी में 62, 63, 64, 65 माना जा रहा है कि होना होता वह होगा, लेकिन जिस तरह से यादव कार्ड खेला है भाजपा ने और मोदी जी ने, वो तो यूपी में अब मुझे इस बात का पक्का यकीन हो चला है कि 70+, 71, 72, 73 तक भी भाजपा के सीट्स आ सकते हैं और हमें सरप्राइज़ नहीं होने चाहिए कि ये कहीं संख्या उससे भी ज़्यादा ना हो जाए।
अब इन्हीं सब बातों को मैं अपने नज़रिए से जो एनालाइज कर सकता था मैंने रखा है आपको। अगर आप मेरी बात से सहमत भी हैं, नहीं भी हैं, तब भी आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। जय हिंद।